क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी के साथ साथ अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। खबर यूपी से। कासगंज के गांव में वारंट लेकर गए पुलिस वालों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। एक पुलिस वाले की पीट कर हत्या कर दी गई, दूसरे को अधमरा कर दिया गया। घटना कासगंज के नगला धीमर की है, जहां मोती नाम के बदमाश का वारंट तामील कराने गए 2 पुलिस वालों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी गई, जबकि दरोगा बुरी तरह घायल है, जिसे पीट कर अधमरा कर खेत में फेंक दिया गया था। हमले में मारे गए सिपाही का नाम देवेंद्र और घायल दरोगा का नाम अशोक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दोषी नहीं बचेंगे, साथ ही रासुका लगाने का निर्देश भी दिया। आज सुबह फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम कासगंज में घटनास्थल पर भी गई और मौके से साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस की टीम भी मौके पर क्राइम सीन की जांच कर रही है। हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र, जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे, वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में है। कैसे पता चला था? किस तरीके से मालूम पड़ी बाबू जी? भैया नहीं बताइए बने आए के बंतो कप्तान जी ने बताइए तब मालूम पड़ी है। वही तो भैया बहुत ही तो करे, वो तो पीटल में बत्ती है। क्या बताया था, क्या घटना हुई? क्या घटना बताई थी भैया? वो ना मालूम है कैसे क्या घटना हुई है। तो सवाल यह भी उठ रहा है, क्योंकि जहां पर घायल दरोगा मिले और जहां पर कांस्टेबल का शव मिला वो उस अपराधी के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो सवाल यह उठता है कि क्या उनके पहुंचने से पहले अपराधियों को जानकारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बीच रास्ते में घेर कर उन पर हमला किया, या फिर घर पर पहुंचने के बाद उन पर हमला हुआ और उन्हें खींचकर उतनी दूर ले जाकर फेंका गया। दरोगा के जिस्म पे उनकी वर्दी भी नहीं थी, उसे भी उतार दिया गया था। ऐसे में एक सवाल गंभीर है कि आखिर राज्य में जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां आम लोग किस तरह से लोगों को खुद सुरक्षित महसूस करेंगे। राज्य सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, रासुका लगाया जाएगा, लेकिन इतनी हिम्मत अपराधियों में आई कहां से कि वो पुलिस वाले पर ही हमला कर दें और एक कांस्टेबल की जान ले लें। विकास दुबे का मामला भी बहुत पुराना नहीं है, जब पुलिस की टीम वहां गई थी और उस पर घेर कर हमला हुआ था। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, गंभीर सवाल है राज्य की कानून व्यवस्था पर। अब तक तो आम शहरी को डर था अपराधियों का, लेकिन अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, बिल्कुल, इस तरह की चीजें बहुत डरावनी हैं। इससे लगता है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके मन में पुलिस का बिल्कुल भी भय नहीं है। इसके पहले हमने कानपुर में देखा था कि कैसे 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस वाले गांव के जिन रास्तों से आ रहे थे और जिनसे उनको बाहर भाग सकते थे, उन सारे रास्तों पे छतों पे स्नाइपर्स बिठा दिए गए थे, जिन्होंने उनको गोलियों से भून डाला। एक डेप्यूटी एसपी को कुल्हाड़ी से काटा गया। और यहाँ पे यही हुआ है कि दरोगा और सिपाही के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। सिपाही शहीद हो गए और दरोगा की टांग टूट गई है और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हो रहा है। तो ऐसी घटनाओं से जरूर पुलिस जनता का में भय पैदा होता है, पुलिस के ऊपर से, सिस्टम के ऊपर से भरोसा टूटता है जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। इसके पहले बुलंदशहर में भी एक सुबोध सिंह दरोगा थे, जिनको भीड़ ने मार डाला था। उनके सिर पे कुल्हाड़ी से वार किया गया था, उनको गोली मारी गई थी, उनकी तस्वीरें आई थी। फिर कानपुर में दरोगा पुलिस के ऊपर हमला हुआ, फिर यहां पे पुलिस के ऊपर हमला हुआ। कमाल, बहुत संक्षेप में दरोगा की हालत कैसी है? उम्मीद है वो खतरे से बाहर होंगे? दरोगा जो हैं, ऐसा लगता है कि वो खतरे के बाहर हैं। उनकी पैर की हड्डी टूटी हुई है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो खतरे के बाहर है। उनका इलाज अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए।
मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे एमजे अकबर की तरफ से पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में रॉज एवेन्यू की विशेष कोर्ट आज 2 बजे के बाद फैसला सुना सकती है। पत्रकार प्रिया रमानी ने 2018 में मीटू अभियान के दौरान एमजे अकबर पर शोषण का आरोप लगाया था। रमानी ने ट्वीट कर कहा था कि 20 साल पहले अकबर एक अंग्रेजी अखबार के संपादक थे तो वो उनसे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी। इसी दौरान अकबर ने उनका शोषण किया। यह आरोप लगने के बाद अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, इस पूरी कार्रवाई के बारे में बताइए, क्योंकि उन्होंने आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था, उस पर फैसला आना है, और जो एमजे अकबर पर यौन शोषण और मीटू के तहत जो आरोप लगे थे उन केसेस का क्या हुआ? देखिए, ना सिर्फ प्रिया रमानी बल्कि 20 और ऐसी महिला पत्रकार थीं जिन्होंने एमजे अकबर पर आरोप लगाए थे। हालांकि किसी भी महिला ने इसमें कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं कराया था, ना ही कोई महिला कोर्ट में गई थी। लेकिन प्रिया रमानी को लेकर एमजे अकबर कोर्ट चले गए थे और उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। तो उस केस की सुनवाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है और इस पूरे मामले को लेकर एमजे अकबर ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो इस केस की सुनवाई के दौरान जो एमजे अकबर की वकील हैं उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया और ये कहा कि जो उनकी प्रतिष्ठा है एमजे अकबर की, उसको काफ़ी ठेस पहुंची है इस पूरे ट्विटर के जरिए जो ट्वीट किए गए हैं, और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों का कोई भी बेस नहीं है। तो ये सुनवाई काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और आज जो है इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है वो अपना आदेश सुनाएगी, जिसमें एमजे अकबर ने ये कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि प्रिया रमानी ने उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक केस कहीं दर्ज नहीं कराया है, केवल ट्विटर पर एक आरोप लगाए हैं और ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर पिछले 2 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा है और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। जी शुक्रिया मुकेश, नजर बनाए रखें, जैसे ये फैसला आता है हम आप तक वापस लौटेंगे। 26 जनवरी हिंसा को लाल किले पर हुए हंगामे और हिंसा मामले में एक और आरोपी इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया। इकबाल सिंह पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आरोप है कि 26 जनवरी को इकबाल सिंह लाल किले पर मौजूद थे और लोगों को लाल किले का गेट तोड़ने और झंडा फहराने के लिए उकसा रहे थे। The special cell has arrested Iqbal Singh. He is a resident of Ludhiana. He is involved in inciting the public on 26 Jan at the Red Fort. So he is involved in that incident. 50,000 was declared by the Delhi police that he is arrested. जो भी लोग वांटेड हैं, जो दिल्ली पुलिस ने जिनके ऊपर रिवॉर्ड किया हुआ है या जो इंसिडेंट्स में वांटेड हैं, उनके लिए सभी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच सभी ट्राई कर रही है कि वो अरेस्ट हो। तो 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने इसके मुख्य आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को करनाल के पास से गिरफ्तार करने में उसे कामयाबी मिली। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिनों की रिमांड मिल गई। छब्बीस जनवरी को लाल किले में हुए हंगामे और हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू आखिरकार पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने उसे सोमवार रात करनाल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस का कहना है कि दीप ने लाल किले में लोगों को हिंसा के लिए उकसाया ही नहीं, बल्कि वही अपने साथ लाल किले में झंडा फहराने वाले जुगराज सिंह को भी लाया था। जो 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें ये दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। लाल किले के हंगामे के बाद किसान संगठनों और कई नेताओं ने दीप सिद्धू को बीजेपी का आदमी बताया था और कई बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें पेश की थीं। करीब 2 हफ्ते सिद्धू फरार रहा और इस दौरान भी उसने अपने फेसबुक पेज पर 12 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फरार होने के बाद सबसे पहले सिद्धू हरियाणा गया और उसने मोबाइल बंद कर लिया। फिर वो दोस्तों के मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी दोस्त रीना राय को भेजता था।
रीना अभिनेत्री हैं जो कैलिफोर्निया में रहती हैं। रीना सिद्धू के फेसबुक पेज पर वो वीडियो अपलोड करती थीं। सिद्धू की तलाश में 4-5 राज्यों में छापेमारी हुई। आखिरकार उसे करनाल से तब पकड़ा गया जब वो बिहार के पूर्णिया में अपने परिवार से मिलने जा रहा था। उसका परिवार इन दिनों वहीं है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ऑपरेशनल डिटेल अभी हम साझा नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए इतना बोला जा रहा है तो हम लोग दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर सर, ये लाल किले का मुख्य आरोपी है दिल्ली पुलिस का। लाल किले में जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचा गया था उसमें इसका प्रमुख भूमिका था और अभी इसके अन्य साथियों के ऊपर भी हमारी टीम धरपकड़ करने में प्रयास जारी है। सिद्धू को पुलिस ने 30,000 कोर्ट में पेश किया। 10 दिन की रिमांड मांगते हुए दलील दी कि उसे जांच के लिए पंजाब हरियाणा लेकर जाना है। कोर्ट ने उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। अब ये गौर करने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू को आगे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करती है, क्योंकि जिस केस में उसकी गिरफ्तारी हुई है उस एफआईआर में देशद्रोह की धारा नहीं है। साथ ही दीप सिद्धू पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ बताता है। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के मुरैना नेशनल हाईवे पर फिल्मी सीन दिखा। एक ट्रक से हल्की टक्कर के बाद 2 लड़कों ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ट्रक चालक भागने लगा तो दोनों ट्रक के बोनट पर चढ़ गए। ट्रक चालक तेजी से ट्रक भगाने लगा। कुछ दूर जाने पर दोनों लड़कों की जान पर बनाई। कुछ लड़कों ने बाइक से ट्रक का पीछा कर दोनों की जान बचाई। पुलिस ने ट्रक को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुंबई के कांदिवली के चारकोप में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। 4 फरवरी को दोपहर पद्मावती ज्वेलर्स के से जेवर खरीदने एक शख्स आया। 37 साल का दुकानदार उस वक्त अकेला था। ग्राहक ने दुकानदार से मंगलसूत्र के लिए सोने के पेंडेंट दिखाने को कहा। दुकानदार ने सोने के पेंडेंट से भरा बॉक्स उसके सामने रख दिया। ग्राहक ने उसमें से कुछ की कीमत पूछने के बाद कुछ और दिखाने को कहा। दुकान मालिक जैसे ही दूसरा बॉक्स निकालने के लिए पलटा, वैसे ही ग्राहक बनकर आया चोर पूरा बॉक्स लेकर फरार हो गया। बॉक्स में 18 पेंडेंट थे जिसकी कीमत 2.5 लाख है। नोएडा पुलिस ने कोतवाली फेज 3 स्थित सेक्टर 63 में किराना सामान बेचने की आड़ में चल रहे फर्जी अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया। टेलीफोन एक्सचेंज का संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सचेंज के जरिए निजी सर्वर से दूरसंचार विभाग के भारतीय सर्वर को बाईपास कर अंतरराष्ट्रीय कॉल कराए जा रहे थे और उसके लिए सरकारी कॉल रेट पर 10 से 15% ही लिया जाता था। ऐसे में सरकार को हर महीने लाखों का चूना लग रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की साजिश तो नहीं थी। नोएडा सेक्टर 2 में कैश सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स का काम करने वाली अमेरिकी कंपनी में तड़के हथियारबंद बदमाश चोरी के इरादे से घुसे। सुरक्षा में तैनात गार्ड ने उन्हें दीवार फांद कर अंदर आते देख लिया और अपराधी को दबोचने में कामयाब रहा, लेकिन अपराधी ने उत्तम नाम के गार्ड के सीने में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई और दूसरे गार्ड को हथियार का डर दिखाकर फरार हो गया। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।